कि आप है मेरे साथ में आज के इस सेशन में। सेशन को बताएं उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक पुरानी बातें याद दिलाना चाहता हूं जो कि इस चैनल पे हमने ऑलरेडी कर रखी हैं। शायद आपको याद होगा, हमने आज से 1 साल पहले एक सेशन किया था कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य महाशक्ति क्यों है, या दुनिया की सबसे बड़ी पावर क्यों है, सुपर पावर क्यों है। और यह कोई बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि मैं कह दूंगा कि सुपर पावर है तो वो सुपर पावर बन जाएगा, और मैं कह दूंगा नहीं नहीं आज से वो सुपर पावर नहीं है तो वो सुपर पावर नहीं बचेगा। मैंने तर्क समेत आपको यह बात समझाई थी क्योंकि एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें यह जानकारी निकल कर आई थी कि दुनिया के 80 देश, इस पूरी धरती पे ना लगभग 200 देश हैं, ज्ञात अज्ञात 193 वो देश हैं जिन्हें यूएन ने मान्यता दे रखी है। उनमें से 80 देशों के अंदर 750 जगह पर इसने अपने सैन्य ठिकाने बनाए हुए हैं। सैन्य ठिकाने का अर्थ हुआ कि इसकी सेना वहां एग्जिस्ट करती है और अमेरिकी हितों की रक्षा करती है। अमेरिकी हित मतलब अमेरिका को लगता है कि पैसिफिक ओशन में उसका वर्चस्व होना चाहिए, तो यह सेना यहां है, ये सारे वो काम करेगी, चाहे उसको लगता हो कि यहां पैसिफिक ओशन में रह करके ताइवान में उसकी इज्जत बचानी हो, या फिर यहां से निकल करके नॉर्थ कोरिया के सामने खड़ा होना हो। ये सारे काम इसकी ये जो सेना प्रेजेंट है ये करती है। आपने देखा होगा भारत की जब हम सेना के बारे में बात करते हैं तो हम कई बार बात करते हैं उत्तरी कमान, दक्षिणी कमान, पूर्वी कमान, अलग अलग कमान है हमारे देश के अंदर। इनके देश में जब बातें होती हैं तो पूरे वर्ल्ड को इन्होंने कमान में बांट रखा है, कमांड एरियाज में। एशिया पैसिफिक कमांड, यानी कि इस पूरे क्षेत्र को एक ही यूएस का मिलिट्री जनरल होगा 4 स्टार रैंक का, वो गवर्न करेगा। यानी इनके जैसे अपने इंडिया के अंदर थल सेना अध्यक्ष एक होता है, अमेरिका के अंदर पूरे वर्ल्ड को बांट करके अध्यक्ष बनाए जाते हैं कि ये इस क्षेत्र का अध्यक्ष है। यानी हम और आप मानते हैं कि हम आजाद हैं, अमेरिका मानता है कि इन सब पर मेरी लीडरशिप है, और उसकी निगरानी के लिए वो बकायदा अपने द्वारा एक मंत्रालय गठित करता है। वो पूरी मंत्रालय ना कहकर के समझिए कि एक पूरी डिपार्टमेंट गठित करता है, और उसको वो जबरदस्त जितना अपन डिफेंस पर बजट खर्च करते हैं, आप सोचिए उसका कम से कम 20 से 30 टाइम्स ज्यादा बजट अमेरिका खर्च करता है। तो इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण क्या है? तो इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण यही है कि अमेरिका की नजर में जिधर भी खर्चे हों वो सारे के सारे खर्चे एक निश्चित दिशा में और दुनिया में उसकी अपनी हैसियत को बचाए रखने के लिए हो। तो यह सेशन मैंने आपको आज से 1 साल पहले डिस्कस किया था। फिलहाल एक खबर निकल कर आती है, वो क्या है कि फिलीपींस में अमेरिका ने 4 स्ट्रेटेजिक इलाकों पर फौज तैनात करने का एग्रीमेंट कर लिया है। यानी अगर यह संख्या 1 साल पहले 750 थी तो यह बढ़कर अब 754 हो जाएगी। इसका सीधा सा अर्थ यह है, यानी कि अगर मैं यह कहूं कि आज से पहले 750 जगह पर अमेरिकी सेना तैनात होती थी, अब वो 754 स्थान पर तैनात होगी। इसी की सुर्खी आप यह देख रहे हैं, यूएस सिक्योर डील ऑन फिलीपींस बेसिस टू कंप्लीट आर्क अराउंड चाइना। फिलीपींस कहां है? अगर मैप पर आपको पता है तो बेहतर है, बाकी हम तो बताएंगे ही। इस वजह से यह होगा कि अब अगर चाइना को अमेरिका कवर करना चाहेगा तो उसके लिए उसे एक और देश मिल गया जिस पर वो सेना बिठा करके चाइना को पूरी तरह से अंडर कवर ले सकता है। घेर लिया उसको, जैसे इंडिया को चारों तरफ से घेरने के लिए चाइना के द्वारा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स डाला हुआ है। यानी कि भारत के आसपास जितने भी इलाके हैं, चाहे फिर वो म्यांमार है, चाहे फिर वो बांग्लादेश है, चाहे फिर वो श्रीलंका है, चाहे फिर वो मालदीव्स है, चाहे फिर वो इधर की तरफ आपके जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले देश हैं, जिबूती है, और साथ में पाकिस्तान है। जिस प्रकार से भारत को चारों तरफ से चीन ने घेरने की रणनीति अपना रखी है, बिल्कुल वैसी ही रणनीति अमेरिका ने चीन को घेरने की बना ली है। रणनीति नहीं है, बकायदा यहां पर तो इंप्लीमेंटेशन ऑलरेडी हो रखा है। तो आप देख लीजिए न्यूयॉर्क टाइम्स, यूएस टू बूस्ट मिलिट्री रोल्स इन द फिलीपींस इन पुश टू काउंटर चाइना। ये दुनिया भर की खबरें हैं जो आप यहां पर देख रहे हैं। ये अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के मंत्री हैं जो कि इस समय मतलब हैंडशेक करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं अपने काउंटर पार्ट से फिलीपींस के लिए। रीड आउट द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयर जे ऑस्टिन मीटिंग विद फिलीपींस सीनियर अंडर सेक्रेटरी एंड ऑफिसर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस कार्लिटो गैल्वेज। कार्लिटो गैल्वेज इनके समकक्ष मंत्री पद पर बैठे व्यक्ति हुए। तो एक प्रकार से अमेरिका और फिलीपींस के बीच क्या हुआ वो हम ज्यादा अच्छे से तब समझ पाएंगे जब हम एक बार के लिए मैप को समझ लेते हैं। चाइना का मैप आपके सामने होगा। इंडिया के
जब आप पूर्वी किनारे की तरफ चलते हैं, पूर्वी बोले तो राइट हैंड साइड अगर मैप से आगे बढ़ेंगे तो आपको चाइना तो दिख जाएगा, लेकिन अगर आप दक्षिण पूर्व की तरफ आएंगे तो आपको साउथ चाइना सी दिखाई देगा। साउथ चाइना सी वो जगह है जिसे चीन अपनी बपौती मानता है, यानी कि ये समझता है 9 डैश लाइन के माध्यम से ये पूरे क्षेत्र और यहां पर ये छोटे छोटे से जो बिंदी हो रखी हैं ये सारे आइलैंड चाइना अपना मानता है। ऐसी स्थिति में इसे काउंटर करने के लिए अमेरिका चाइना के जितने भी आसपास के देश हैं वहां पर अपने बेसिस क्रिएट कर रहा है। फिलहाल के लिए चाइना द्वारा ताइवान पर जो अपना रणनीतिक रूप से अटैक करने की प्लानिंग की जा रही है कि ताइवान को हम अपने साथ मिलाएंगे, उसे काउंटर करने के लिए, क्योंकि हाल ही में अमेरिका के एक 4 स्टार जर्नल ने यह लाइन बोली है कि 2025 में अमेरिका और चीन का युद्ध होगा, लेकिन इसका मतलब उसने यह भी स्पष्टीकरण दिया है कि अमेरिका प्लानिंग नहीं कर रहा है कि 2025 में अमेरिका और चीन का युद्ध होगा, अपितु उस समय सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाएंगी कि युद्ध होकर रहेगा। इसके पीछे का कारण क्या है? बोले असल में उस समय चीन के अंदर प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होंगे और उन इलेक्शंस में चीन जो है वो ये चाहेगा कि वो अपनी सुप्रीमेसी को बरकरार रखने के लिए ताइवान को अपने कब्जे में लेकर चीनी लोगों के बीच में ये दिखाए कि हम किसी से डरे नहीं हैं। वहीं इसी और अमेरिका के अंदर भी सेम सिचुएशंस क्रिएट हो रही होंगी। दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए ताइवान के नाम पर झगड़ेंगे और संभावना 2025 की है। इनडायरेक्टली ये समझिए कि अमेरिका ने अभी से 2025 में युद्ध होगा इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी है और उसी प्रिपरेशन के क्रम में आपके सामने ये जो जगह दिखाई जा रही हैं ये बनकर आती हैं चाइना के विरुद्ध अमेरिका के बेसिस। तो ये जो फिलहाल आपको मैप दिख रहा है इसमें ये जो जगह है दैट इज फिलीपींस। आप इससे अंदाजा लगा लो, इसके उत्तर में ताइवान है और इधर फिलीपींस है। तो सोचने वाली बात है कि फिलीपींस और ताइवान इतने आसपास हैं, इसका मतलब अगर अमेरिकी बेस इसके उत्तरी किनारे पर बनते हैं तो निश्चित ही ताइवान पर जब भी चाइना कुछ करेगा तो अमेरिका उन सैन्य बेसों से यहां जाकर के उसकी हिफाजत करने पहुंचेगा। ऐसा अमेरिका का प्रोजेक्शन है। सही मायने में तो यह देखा जाए भले ही ताइवान के नाम पर झगड़ रहा हो, उसे कुल मिलाकर चाइना का वर्चस्व चुनौती देना है और इसको चुनौती देने के नाम पर इसने जो फिलहाल तरीके अपनाए हैं वो क्या क्या हैं इधर देखिए आप। यहां साउथ कोरिया आपको दिखाई दे रहा है, यहां 15 से अधिक बेसेस हैं। अगर मैं जापान के लिए सही हूं तो 50 से अधिक, लगभग 70 के आसपास जापान में इसने बेसेस बना रखे हैं। किसने? अमेरिका ने। तो अब देखो चाइना के जस्ट सामने साउथ कोरिया, जापान, अब इधर की तरफ फिलीपींस। यहां पे तीनों के तीनों देश जो हैं, इधर की तरफ एक देश और है जिसका नाम है गुआम, वहां पर, और नीचे की तरफ है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है ना इसने अपने बेसिस बना लिए हैं। तो कहने का मतलब क्या है कुल मिलाकर के कि चाइना जो है उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका चारों तरफ से इसे घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है और इसने इसी क्रम में 4 अतिरिक्त सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। अमेरिका के लिए यह एक बड़ी कामयाबी है और इससे चीन पर नजर रखने में आसानी होगी। फिलीपींस में मिले बेस ने अमेरिका के उत्तर में दक्षिण कोरिया और जापान से लेकर दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया तक फैले गठजोड़ के लिए मौजूदा खाई पाटने का काम किया है। तो अब आपको यह समझ में आ जाना चाहिए वर्तमान में स्थिति इसने चाइना को घेरने की कैसी बना ली है। आप में से कुछ लोग यह कहकर खुश हो सकते हैं कि चीन के साथ वही हुआ जो वह दूसरों के साथ करता है। जैसे चीन इंडिया के साथ करता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के माध्यम से, तो टिट फॉर टैट जैसा हो गया। इसको भी अमेरिका ने वैसे ही घेरने की जो चाहत थी वो पूरी कर दी कि तुम अगर इधर की तरफ करोगे तो हम ऐसा इधर करेंगे। ठीक है, तो चीन को घेरने वाले सैन्य बेसेस को आप यहां देख सकते हैं। साउथ कोरिया में अमेरिका ने 12 बेस बना रखे हैं, जापान में 17 बेस बना रखे हैं, फिलीपींस में 4 बेस ऑलरेडी थे, 4 नहीं असल में 5 बेस थे जहां पर अमेरिकी सेना आ जा सकती थी। अब तो 4 इंडिपेंडेंटली उसको और मिल गए हैं। गुआम नामक जगह है, वहां 2 बेस हैं, सिंगापुर में 1 बेस है, थाईलैंड में 1 बेस है। इस प्रकार से आप सोच लो कि चीन ने किस प्रकार से अमेरिका को घेर लिया। यहां पर मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूंगा, मैंने थोड़ी देर पहले 50 बोला था, मैं भावनाओं में बह गया था। 12 बेस हैं, सेना शायद 50,000 के आसपास है। ठीक है, क्योंकि एक समय था जिस समय ये जो आपको फिलीपींस दिख रहा है इस जगह 1980s में यहां पर भी अमेरिकी सेना होती थी। लगभग 15,000 सैनिक यहां पर हुआ करते थे। लेकिन हुआ ये कि फिलीपींस के लोगों को अमेरिकी सेना से परहेज होने लगा कि यार ये तो वेलेजली वाला नियम चला रहे हैं कि यहां पर हमारे ऊपर ही शासन कर रखा है। देखो और थोड़ा सा इतिहास में अगर चलेंगे ना तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फिलीपींस पहले अमेरिका की कॉलोनी हुआ करता था। जैसे इंडिया यूके की कॉलोनी था,
ऐसे फिलीपींस जो है वो अमेरिका की कॉलोनी हुआ करता था। तो आप पूछेंगे अच्छा अमेरिका भी साम्राज्यवाद फैलाता था क्या? अरे सुपर साम्राज्यवादी है ये, लेकिन चूंकि ये खुद अमेरिका जो है वो कभी यूके की कॉलोनी होता था, इसलिए इसने कॉलोनिज्म को उस समय ऐसे नहीं फैलाया। अब ये नियो कॉलोनिज्म फैला रहा है, ये जो तरीके अपना रहा है, नव उपनिवेशवाद है ये, कि वहां के संसाधनों पर कब्जा कर लो, मतलब जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक तरीके से कब्जा मत करो। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है, उससे पहले, अमेरिका से पहले यहां स्पेन का कब्जा हुआ करता था, तो स्पेन को हटाकर अमेरिका ने यहां पर कब्जा किया था। फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ ना, तो 1942 के अराउंड जापान ने अमेरिका को फिलीपींस से भगाकर यहां पर कब्जा कर लिया था। तो 42 से लगभग 45 के बीच में जापान इतना ताकतवर था कि अमेरिका को भी फिलीपींस छोड़कर भागना पड़ा था। लेकिन वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब जापान पर डाला, उसकी वजह से फिलीपींस से भी जापान को हटना पड़ा और अमेरिका यहां पर एंट्री कर गया। उसके बाद में एक मनीला एग्रीमेंट नामक एग्रीमेंट साझा हुआ, जिससे यह डिसाइड हुआ कि अमेरिका जो है वो फिलीपींस को छोड़कर चला जाएगा और फिलीपींस को जो है वो अपने साथ साथ इंडिया के आसपास की आजाद कर दिया गया। यानी कि दुनिया के सारे देश जिस समय आजाद हो रहे थे, उस समय फिलीपींस को भी 1948 के अराउंड आजाद कर दिया गया था। ठीक है, तो फिलीपींस का पुराना इतिहास अगर देखें तो स्पेन, जापान, अमेरिका, बहुत से देशों ने इस पर राज किया है। फिर 1980 में अमेरिका की पुनः वापसी होती है और अमेरिका यहां पर अपने सैनिकों को रखता है कि भाई मैं चाइना से बचाने के लिए तुम्हारी हिफाजत करूंगा, क्योंकि चाइना जो है ना वो असल में 9 डैश लाइन के नाम पर बहुत सारे फिलीपींस के जहाजों पर कब्जा कर लेता है। कब्जे से मतलब है कि वो मछली पकड़ के ले जा रहे हैं तो मछली छीन लेता है, उधर की तरफ जा रहे हैं तो गोलियां चलाना शुरू कर देता है। साउथ चाइना सी में चाइना की बहुत ज्यादा मनमानी भी चलती है। तो ऐसी स्थिति में यह हुआ कि यहां पर ये सारी चीजें जितनी भी हैं, इन चीजों की वजह से अमेरिका को लगता है कि फिलीपींस जो है वो तनाव में आकर अमेरिकी साथ देगा, और हुआ भी है। शुरुआत में 1980 के दशक में तो पहुंच गए थे। 1995 के आसपास जो ये फिलीपींस वाले लोग हैं, इन्होंने अमेरिकियों को अपने देश से निकाल दिया था। लेकिन अब चाइना का एग्रेशन बहुत बढ़ने लगा, तो फिलीपींस खुद अमेरिका की गोदी में जाके बैठ गया कि त्राहिमाम हमें बचा लो। और दुनिया की जिनकी खुद की कोई इंडिपेंडेंट नीति नहीं होती है, वो इसी प्रकार की चीजों में फंस जाते हैं। तो एनहांस डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट के तहत इस प्रकार का कार्य हुआ है। अगेन ऑब्वियस सी बात है, बेस के बदले क्या मिलेगा, तो पैसा मिलेगा, तो पैसे की बातें चल रही हैं। ऑलरेडी अमेरिका यहां पर 5 फिलीपींस बेसिस पर अपना एक्सेस रखता है। आपको यह मालूम हो या ना हो, इससे जरूरत नहीं है। हां, एक चीज मैं आपको यहां पर जरूर बताना चाहूंगा कि अभी तक फिलीपींस ने यह डिक्लेयर नहीं किया कि वो कौन सी 4 ऐसी साइट होंगी जिन पर अमेरिका को जगह दी जाएगी, लेकिन सब मान के यही चल रहे हैं कि ताइवान वाली तरफ ही होगा। यह मैंने थोड़ा सा आपको इतिहास जो बोलकर सुनाया, वो सब मैंने लिखित में आपको यहां दे दिया है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अभी आपको यह मालूम हो, अगर अपडेट के बारे में बात करें, हालांकि आप मैक्सिमम लोग जो पुराने कनेक्टेड हैं उन्हें पता होगा कि चाइना ताइवान पर लगातार अपनी एक तरह से जाती कर रहा है, कभी फाइटर जेट उसके क्षेत्र में उड़ा दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका की तरफ से ये तैयारियां की जा रही हैं कि साउथ चाइना सी और ताइवान में कभी ना कभी तो संकट आने वाला है, और अगर संकट आएगा तो उससे निपटने के लिए जो तैयारियां होंगी वो यहां पर चल रही हैं। ठीक है, अच्छा, चीन ने इस बात पर क्या आपत्ति जताई है? जब यह काम हुआ तो चीन ने कुछ तो रिएक्शन दिया होगा। तो चीन ने यह कहा है कि अमेरिका जो है वो इस प्रकार की हरकत करके इस क्षेत्र में शांति के लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रहा है। उसके जो भी प्रयास हैं वो केवल और केवल हमको दबाने के हैं। अब इस बात से कई तरह की चीजें निकल कर आती हैं। अगेन वैसा ही दिखाई देता है कि अमेरिका जो चीन के साथ कर रहा है, चीन वो इंडिया के साथ कर रहा है। तो ये एक प्रकार का मतलब लेसन सा चल रहा है, एक तरह से परकोलेशन इफेक्ट है कि ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित होता जा रहा है। हमसे ऊपर की इकोनॉमी हमें दबाने की कोशिश कर रही है, चाइना से ऊपर की इकोनॉमी चाइना को दबाने की कोशिश कर रही है। शायद ये होता होगा। ठीक है, तो आपने ये फैक्ट यहां पर देख लिया, और ये सारी बातें मैं आपको ये है अमेरिका के 4 स्टार जर्नल, जिन्होंने कहा कि 2025 तक जो है वो यहां पर कब्जा जो है वो मतलब चीन और अमेरिका का आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ा होगा। ठीक है, तो ये सब बातें मैं आपको बोलकर सुना चुका हूं, बाकी मैं ये कंटेंट आपको लिखित में दे ही दूंगा। हां, अपडेट फिलहाल ये जरूर है कि अमेरिका ने चीनी इंटरफेयर के चलते अब सोलोमन में भी अपनी एम्बेसी ओपन कर दी है। सोलोमन आइलैंड हमने आपको पहले भी बताया था, और फिलहाल भी ये चर्चा में वापस आ गया है ऑस्ट्रेलिया के नजदीक। तो यहां पर अमेरिका ने अपनी एम्बेसी ओपन कर दी है, क्योंकि आखिर सरकार जो है वो चीन समर्थित सरकार बन गई है। पहले सोलोमन जो है वो ताइवान समर्थक हुआ करता था। इस पर हमने काफी सारे सेशन कर रखे हैं, आप यूट्यूब पर ऑलरेडी सर्च मार सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आपके सामने यहां पर जो एक चीज दिख रही है, दैट इज रेफरल कोड अंकित 10, जिसकी वजह से आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। अभी यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, मई के एंड में प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, तो प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए कुछ नए बैचेस लॉन्च किए गए हैं। यदि आप में से कोई भी साथी उन बैचेस को ज्वाइन करना चाहता है, तो नए बैचेस शुरू हुए हैं, अलग अलग कीमतों पर आपके लिए उपलब्ध हैं। जैसे 2023 के जो एस्पिरेंट हैं, उनके 3 मंथ का क्रैश कोर्स अभी लॉन्च हुआ है।
जैसे स्टोर के अंदर जीएस, सीसेट और करंट अफेयर 11,999 प्लस जीएस 16,500, ये 3 महीने का कोर्स है ना। और इसमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये दिया जा रहा है कि चूंकि 3 महीना फरवरी, मार्च, अप्रैल ही होता है, तो मई तक आपकी पढ़ाई जारी रहे, इसलिए एक एडिशनल मंथ यानी कि 4 महीने का एक प्रकार से आपका सब्सक्रिप्शन हो गया। एक आइकॉनिक मतलब प्लान भी यहां पर दिया गया जिसमें आपको मेंटरशिप यानी कि क्या पढ़ें प्रीलिम्स के टाइम पर उसको बताने के लिए गाइड भी आपको मिल जाएगा। इतना ही नहीं, आपको इन सब कोर्स के साथ में दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में लाइब्रेरी की फैसिलिटी और ऑफलाइन टेस्ट देने की भी फैसिलिटी साथ साथ इन्हीं सब्सक्रिप्शंस में दिल्ली के अंदर दी जा रही है। अगर आप चाहें तो इसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रीलिम्स सक्सेस प्रोग्राम है जिसके अंदर आप 300 घंटे से अधिक का कंटेंट ले पाएंगे। फरवरी के नोट्स बोनांजा की अगर हम बात करें तो अगर आप 2 ईयर का हमारा कंटेंट लेते हैं, कोर्स लेते हैं, तो आपको उसके साथ साथ जीएस का कॉम्बो के सब्सक्रिप्शन के साथ साथ नोट्स फ्री में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रीलिम्स 2024 को लेकर आरंभ बैच शुरू हो चुका है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इजी ईएमआई ऑप्शंस जो हैं वो प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज के जो एनुअल सब्सक्रिप्शंस हैं उन पर अवेलेबल हैं, यानी आप 4,364 रुपए प्रति माह के अंदर अपने कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं बिना किसी ब्याज की ईएमआई के। धन्यवाद।